बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी इस समय तेज है। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी फाइनल फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। आज एक बार फिर से सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। बिहार की 243 सीटों पर कब्जे की जंग में ये जो बैठक है वो दोनों गठबंधन के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इन बैठकों में जो मनाने का दौर है वो इस समय चल रहा है। दरअसल दोनों ही गठबंधन की कई पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है और इसी बीच एनडीए में सीट शेयरिंग का मुद्दा अब सुलझता नजर आ रहा है। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर के पिछले कुछ दिनों से एनडीए के अंदर चल रही हलचल अब कम होती दिख रही है। चिराग पासवान और नित्यानंद राय की ताबड़तोड़ मुलाकात के बाद सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सहमति बन गई है। दोनों के बीच हुई मुलाकात के बाद बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चिराग पासवान मान गए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जहां मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं वहां मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। वहीं महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसा हुआ है। अभी तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और मुकेश सहनी की पार्टी ज्यादा सीटों की डिमांड आरजेडी से की गई है और लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के जो फॉर्मूला है उसको लेकर के खींचातान इस समय बिहार में नजर आ रहा है। न केवल महागठबंधन में बल्कि एनडीए में भी कमोबेश यही तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। लेफ्ट कांग्रेस वीआईपी सीटों को लेकर के जो चक्रव्यूह है वो यहां पर रचा गया है और इससे कौन पार कर पाता है, क्योंकि अलग अलग मांगे हैं जो तमाम दलों के द्वारा रखी जा रही हैं। वहीं चिराग पासवान को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, क्या एनडीए में चिराग की बात बन गई है? जल्द सीट बंटवारे की घोषणा होगी। चिराग पासवान ने ये स्टेटमेंट दिया। 13 अक्टूबर को अब पहली सूची आ सकती है, ये जानकारी भी मिल रही है। तो क्या टोटल सहमति इस समय बन चुकी है, न केवल एनडीए में बल्कि महागठबंधन में भी? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या तय होता है? जो सहयोगी दल है, जो घटक दल हैं, उनको कितने सीट्स मिलते हैं? 15 अक्टूबर तक ये फाइनलाइज हो जाएगा। ये चर्चा भी हो रही है एनडीए को लेकर। वहीं महागठबंधन की जो लिस्ट है वो भी फाइनल होने की राह पर आगे। एनडीए में बात बन गई है। चिराग और मांझी क्या मान गए हैं, कितनी सीटों पर माने हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। सर्वेश मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से समय हमारे साथ कनेक्टेड, पटना में उनकी मौजूदगी है। सर्वेश, क्या फॉर्मूला सेट होता हुआ नजर आ रहा है? चिराग पहले भी मांग कर रहे थे 40 सीटें चाहिए, मांझी की अपनी मांगे थी, अलग अलग जो घटक दल हैं न केवल एनडीए में बल्कि महागठबंधन में भी अलग अलग तरीके से फॉर्मूला सेट करने की बात कर रहे हैं। क्या समीकरण बिहार में बनते हुए नजर आ रहे हैं सर्वेश? देखिए, अब जो एनडीए की बात की जाए तो एनडीए में ऑल इज वेल लग रहा है फिलहाल, लेकिन अभी तक जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, ना ही एनडीए की तरफ से कोई बयान आया है कि कितनी सीटों पे कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन चिराग पासवान से आज जब नित्यानंद राय की दिल्ली में मुलाकात हुई और चिराग पासवान ने कहा कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी हैं वहाँ सम्मान है, ये एक बहुत बड़ी बात है और इस बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से साफ लग रहा है कि वो मान गए हैं। और अब जो सबसे बड़ा खतरा था एनडीए के लिए चिराग पासवान, क्योंकि 2020 में जब वो अलग होकर चुनाव लड़े थे तो तकरीबन 63 सीटों पर जेडीयू को मात खानी पड़ी थी। नीतीश कुमार 43 सीटों पर आकर सिमट गई थी नीतीश कुमार की पार्टी, उसके पीछे कहीं ना कहीं चिराग पासवान ही वो फैक्टर थे। और यही वजह है कि चाहे वो जेडीयू हो या बीजेपी हो, तमाम दल ये नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान कहीं भी एनडीए से अलग हों।
इसमें सफलता मिल गई है एनडीए को, कि जो कि एनडीए खेमे के लिए बहुत बड़े उत्साह की बात है। और उसकी खुशी भी देखने को मिली जब सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए के में शामिल दो प्रमुख दल बीजेपी और जेडीयू के तमाम बड़े नेता एकजुट होकर मिलते हुए दिखाई दिए, बैठक करते हुए दिखाई दिए। तो ये एक तरह से सुखद संदेश है। लेकिन वहीं जीतन राम मांझी की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, तो जीतन राम मांझी फिलहाल दिल्ली में हैं। उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने कल ही साफ कह दिया था कि 15 सीटें चाहिए, और अगर 15 सीटें नहीं मिली तो भी वो नरेंद्र मोदी के सिपाही की तरह डटे रहेंगे चुनाव मैदान में। भले ही उनका कोई उम्मीदवार नहीं होगा, लेकिन वो एनडीए के साथ रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा से भी आज मुलाकात हुई है। विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, ऐसे तमाम जो बड़े नेता हैं, उन लोगों ने आज फिर उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। सूची लेकर उपेंद्र कुशवाहा के पास विनोद तावड़े पहुँचे थे कि किन किन सीटों पे कौन कौन दल लड़ रहे हैं और उनके लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए कौन कौन से सीट उन लोगों ने ऑफर करके रखे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कोई भी बंदा एनडीए की बैठक में शामिल होने सम्राट चौधरी के घर नहीं पहुंचा। ये साफ दिखाता है कि अभी भी उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, वो तैयार नहीं है, वो अभी नहीं माने हैं। हालांकि माना कोशिश यही है, और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कहा जा रहा कि देर शाम तक इन दोनों को भी मना लिया जाएगा। तो एक तरह से एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा, और कल सुबह तक का इंतजार करना होगा इसके लिए। कल सुबह तक कुछ ना कुछ अच्छी खबर आएगी एनडीए खेमे से। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में आज आपने देखा होगा कि आज कांग्रेस में जो पार्टी के नेता हैं वो आज सदाकत आश्रम में अलग बैठे हुए थे। आरजेडी के लोग राबड़ी आवास पे अलग बैठक कर रहे थे। वहाँ संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। संसदीय बोर्ड की बैठक में लालू प्रसाद यादव को अधिकृत कर दिया गया कि कोई भी फैसला अब लालू प्रसाद यादव लेंगे, चाहे वो सीट शेयरिंग का मुद्दा हो, उम्मीदवारों के चयन का मसला हो, ये तमाम फैसले जो हैं आरजेडी में वो लालू प्रसाद यादव ही अब लेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो महागठबंधन के बीच में अगर कहा जाए तो आरजेडी और कांग्रेस की वही हालत है जो जेडीयू और बीजेपी की हालत एनडीए में है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस विन विन सिचुएशन में है। लेकिन उनके घटक दल वाम दल हो या फिर मुकेश सहनी की पार्टी हो, ये अभी सहमत नहीं है। वहाँ भी कहीं ना कहीं जीच दिख रही है। मुकेश सहनी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि 40 सीटें चाहिए। 40 सीटों से घटकर वो 30 सीटों पर आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने डिप्टी सीएम की मांग जरूर रखी है, और साथ ही पसंदीदा कुछ सीटें भी वो चाहते हैं, जिसको लेकर रार फंसा हुआ है। और वहीं अगर बात करें वाम दलों की, तो वाम दलों में भी कहीं ना कहीं सीपीआई-एमएल 35 सीटों की डिमांड कर रही है, और जो सीपीएम है वो 10 सीटों की डिमांड कर रही है। सीपीआई 20 सीटों की डिमांड कर रही थी। तो इसको लेकर भी एक तरह से कहा जाए तो थोड़ा सा दांव पेच का खेल अभी चल रहा है। लेकिन वहाँ भी कहा यही जा रहा है कि कल सुबह तक सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। और आज फिर रात में तेजस्वी यादव के आवास पर पार्टी के घटक दल के, जो गठबंधन के घटक दल हैं, वो बैठक करेंगे। कांग्रेस के लोग होंगे, मुकेश सहनी होंगे, वाम दलों के लोग होंगे, और एक बार फिर से कवायद की जाएगी आपसी सामंजस्य बिठाने की। तो एक तरह से कहा जाए तो लगातार कोशिशें अपनी तरफ से तमाम जो गठबंधन है वो कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी तैयारी भी, चुनावी तैयारी भी जारी रखे हुए हैं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर सहमति महागठबंधन के अंदर बन पाई है सर्वेश? क्योंकि हम देख रहे थे कि इस मैटर को लेकर के भी खींचातान चल रही थी। भले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में आरजेडी को सबसे ज्यादा सीट मिले, लेकिन कांग्रेस इस बात का समर्थन नहीं करती थी कि सीएम फेस तेजस्वी यादव ही हो। क्या समीकरण सीएम फेस को लेकर के बनते नजर आते हैं, और एनडीए की क्या स्थिति है? हालांकि ऐसा लगता है कि एनडीए में सीएम फेस तो नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ भी है। शिखा, देखिए, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, और ये साफ स्पष्ट है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए में नीतीश कुमार चेहरा है। और इस चुनाव के बाद क्या होगा, तस्वीरें क्या निकलकर सामने आएगी, चुनाव के बाद सीएम कितने दिनों तक नीतीश कुमार बन के रहेंगे, उनको चेंज किया जाएगा या क्या किया जाएगा, वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीरें हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो मुखर तौर पे तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगा रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सामने आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। उनका यही कहना है कि जो तेजस्वी यादव के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगे हुए हैं, चाहे वो ईडी का मामला चल रहा हो, लैंड फॉर जॉब वाला मामला हो, या आय से अधिक संपत्ति का मसला हो, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से तेजस्वी यादव, उनका पूरा परिवार दागी है।
और लगातार जो है एनडीए इस बात को लगातार उठाता रहा है, चुनावी मुद्दा बनाता रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर तेजस्वी यादव को कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री मान लिया गया तो कहीं इसका नुकसान न हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के दौरान उन लोगों ने बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर एक अलग माहौल बनाया है और उनको लगता है कि अगर तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा अगर मुख्यमंत्री के तौर पे कर दें तो तुरंत जो है एनडीए हमलावर हो जाएगा, लालू राबड़ी के जंगल राज की याद दिलाना शुरू कर देगा। वैसी परिस्थिति में हो सकता है तेजस्वी के नाम पर वोट जो मिलने वाला हो वो भी ना मिले। तो इसकी वजह से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो फिलहाल इसको स्वीकार करने में उनको दिक्कतें आ रही हैं कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। हालांकि आरजेडी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। जो कांग्रेस सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के अखिलेश सिंह, वो क्योंकि लालू खेमे के माने जाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाया गया था। राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया था। अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि तेजस्वी के अलावा दूसरा कोई फेस ही नहीं है सीएम का। तो एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस के अंदर भी दो फाड़ है, दो खेमा है। एक अखिलेश सिंह का लालू के सपोर्टर वाला खेमा है जो तेजस्वी यादव को सीएम मान रहा है। दूसरी तरफ जो राहुल गांधी, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम का जो खेमा है वो सीधे तौर पे इससे दरकिनार कर रहा है और इस बात को और सीधे तौर पे कह रहा है कि चुनाव के बाद ये फैसला लिया जाएगा। तो वहाँ चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हैं। हालांकि सीट शेयरिंग हो जाएगी जब चुनावी उम्मीदवारों के घोषणा हो जाएगी, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि किसको वो लोग सीएम फेस मानते हैं या फिर चुनाव के बाद ही इस पर चर्चा करने की बात करते हैं। शिखा, बिल्कुल। और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक लंबे समय से तय हो रहा है सर्वेश, और हमने देखा है कि बिहार में जो अलग अलग मुद्दे हैं चुनाव को लेकर के, उससे इतर कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ और वर्ग भी है जो इन नेताओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। जो युवा वर्ग है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उनके लिए कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर इस समय वो सेंट्रिक हो रहे हैं, उनका ध्यान केंद्रित हो रहा है? क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इनकी जो संख्या है वो बहुत क्रूशियल रोल इस बार प्ले करने जा रही है बिहार चुनाव में। देखिए, बिहार में एक सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी का और पलायन का। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या थी नौकरी की, जिसको मैंने बेरोजगारी की बात कही थी आपसे। तो देखिए, जो बेरोजगारी है वो समस्या कहीं ना कहीं अब दूर होती हुई दिख रही है। जिस तरीके से चाहे वो तेजस्वी यादव हों, उनका कहना है कि 20 महीने में सरकार बनेगी तो 20 दिन में अध्यादेश लाएंगे और 20 महीने में हर परिवार के एक शख्स को सरकारी नौकरी देंगे। वहीं नीतीश कुमार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नौकरियां देंगे। 50 लाख नौकरियां देने की बात नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं, एनडीए के तमाम नेता कहते रहे कि अभी तक 50 लाख लोगों को नौकरियां दे दी गई हैं, या उनको रोजगार के साधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, या उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया गया है। इवन कि महिलाओं को भी अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए 10-10 हज़ार रुपये की किस्त दी गई है। 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे जो बेहतर काम करेंगी, जिनके अंदर पोटेंशियल दिखेगा सरकार को, तो उनको 2 लाख की और अतिरिक्त राशि दी जाएगी। तो एक तरह से कहा जाए तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं अब जो है वो एक आपस में विवाद का विषय है पार्टियों के बीच में, लोगों के बीच में। अब ऐसा लगता है कि सरकार किसी की बनेगी, नौकरी की कमी बिहार में नहीं होने वाली है, चाहे वो किसी की भी सरकार रहे। तो इसलिए ये मुद्दा एक अहम मुद्दा तो बनता था, लेकिन अब हाल के दिनों में जिस तरीके से नीतीश सरकार ने, एनडीए की सरकार ने जिस तरीके से फैसले लिए हैं, युवा आयोग का गठन किया, युवाओं को अलग से नौकरी मिलने पर बिहार सरकार ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिलेगी तो उनको भी 10 से 15 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। स्टाइपेंड की राशि बढ़ाई गई है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं, तमाम ऐसी घोषणाएं हैं जो एनडीए की सरकार ने पहले ही कर दी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये मुद्दा जो है अब कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो पर्दे के पीछे चला गया। अब सीधे तौर पे मुद्दा जो है बिहार के चुनाव में वो विकास बनाम वंशवाद का है। और जिस तरीके से लगातार ये बातें हो रही थी कि अपराध की घटनाएं हो रही हैं बिहार में, अपराध पे भी देखिए अंकुश लग गया। अब अपराध की घटनाएं उस तरीके से नहीं सुनने को मिल रही हैं जैसा कि पिछले कुछ 2-4 महीने 3 महीने पहले सुनने को मिल रही थी। जिस तरीके से लगातार पटना हो या कहीं भी राजधानी में भी लगातार हत्याएं हो रही थी, लगातार घटनाओं पे घटनाएं हो रही थी, लेकिन अब उस पर भी अंकुश लग गया है। आपको अब अपराध की खबरें बहुत कम सुनने को मिलती होंगी। तो एक तरह से कहा जाए तो नीतीश सरकार ने और एनडीए की सरकार ने उन तमाम चीज़ों पर अंकुश लगाने की कोशिश की है जो उनके लिए कहीं ना कहीं एडवर्स जा रहा था, उनके खिलाफ जा रहा था, और जिसको कि महागठबंधन के लोग हवा दे रहे थे। अब ऐसी परिस्थिति में सीधे तौर पे जनता के सामने विकास का मुद्दा है, विनाश का मुद्दा है,
और एक तरह से कहा जाए तो जंगल राज एक मुद्दा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अब जनता उसके आधार पर वोट करेगी और निश्चित तौर पे देखिए इस मामले में हर दल अपनी तरफ से, हर गठबंधन अपनी तरफ से अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वोटर जो होते हैं बहुत साइलेंट होते हैं। चुनाव के वक्त ही वो अपने पत्ते खोलते हैं और उसके बाद ही जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती है तब स्पष्ट होता है कि वोटर का मन क्या था, मिजाज क्या था और जो दावे थे तमाम जो गठबंधनों के, उन दावों में कितनी सच्चाई थी। बिल्कुल, अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज इस समय बिहार में करती हुई नजर आ रही है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमे में किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कमोबेश ऐसी स्थिति अब नजर आती है कि एनडीए में जो पूरा गेम प्लान है, जो पूरा रोड मैप है वो तैयार हो चुका है और महागठबंधन भी अब इस तरफ, इस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहा है। सर्वेश, अगर जिक्र करें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर के, इस समय चुनावी रैलियों को लेकर के महागठबंधन की स्थिति कैसी है? जो चुनावी रैलियां होने वाली है उसमें स्टार प्रचारक के तौर पर महागठबंधन की तरफ से कौन शामिल हो सकता है? क्या अखिलेश यादव इसका हिस्सा हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद? देखिए, अखिलेश यादव को न्योता दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा ऐसा लगता है, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई है बिहार में। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से ये जरूर पिछले दिनों कहा गया था कि उनकी पार्टी चाहेगी कि जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए ज़िले हैं बिहार के, वहाँ पे एक आध सीट उनको मिले और वो इस कवायद में लगे हुए भी थे, आए भी थे बिहार तब जब वो दौरे पे तो उस वक्त भी उनकी तरफ से ये बातें खुलकर तो नहीं कही गई, लेकिन उनकी पार्टी चाहती है, उनकी पार्टी ने यहाँ पे अपने एक तरह से कहें तो जो ऑफिस बॉडीज़ होते हैं उनको भी यहाँ पे तैनात करके रखा हुआ है। तो एक तरह से कहा जाए तो अखिलेश यादव को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। अखिलेश यादव को न्योता जाएगा या नहीं जाएगा, अखिलेश यादव आएंगे या नहीं आएंगे, ये तमाम चीज़ें अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन जो स्टार प्रचारक के तौर पर जो बातें सामने आ रही हैं, जब योगी आदित्यनाथ बिहार में आएंगे, सीमांचल में जब दौरे करेंगे, रैलियां करेंगे, तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव वहां पे एक अहम तुरूप का इक्का महागठबंधन के लिए हो सकते हैं और महागठबंधन चाहेगा कि अखिलेश यादव उसके लिए प्रचार करे। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक स्टार प्रचारक के तौर पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, ये तमाम नाम ऐसे ही, यही नाम है, मीसा भारती हैं, ये लोग अभी भी स्टार प्रचारक के तौर पर। अच्छा सर्वेश, इस समय आरजेडी में कई लोग हैं जो शामिल हो रहे हैं, दल बदलने की जो घटना है वो आम हो चली है। इस समय कौन वो लोग हैं जो आरजेडी का दामन थाम रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस समय तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद कर रहे हैं। आप लोग पूरा लाइन तो दिलवाओ यार, नहीं आ रहे, ये तार खींच दिया है क्या लोग? चले तो शांति बना के रखिए सब लोग। संतोष कुशवाहा जो इससे पहले जेडीयू में थे, उन्होंने आरजेडी का दामन थामा है। सर्वेश, दल बदलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 1 महीने से भी कम का वक्त जो है वो बचा है बिहार चुनाव में। क्या स्थिति यहाँ पर और कितना फायदा होगा इनके ज्वाइनिंग से? मैं उसी पे आ रहा था शिखा। देखिए, संतोष कुशवाहा एक बड़ा नाम है क्योंकि पूर्णिया से सांसद थे और पिछली बार वो पप्पू यादव से चुनाव हार गए थे। जेडीयू की टिकट पे उन्होंने पूर्णिया से चुनाव लड़ा था, लेकिन संतोष कुशवाहा वहां चुनाव हार गए थे और हारने के बाद से ही वो लगातार आरजेडी के संपर्क में थे और वो इस वक्त उन्होंने आरजेडी का दामन थामा है और पूर्णिया के ही धमदाहा से वो उम्मीदवार होंगे आरजेडी के। और धमदाहा से लेसी सिंह जो बिहार सरकार की मंत्री हैं और लगातार 5 टर्म से विधायक हैं, उनके खिलाफ संतोष कुशवाहा जो कल तक अपनी ही जेडीयू में ही, लेसी सिंह भी हैं और जेडीयू में संतोष कुशवाहा भी थे, अपनी ही एक तरह से कहें तो पुरानी पार्टी के उम्मीदवार के सामने जो कि 5 टर्म से लगातार विधायक है, उनके सामने खड़े होंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा टक्कर देने की कवायद है। उम्मीदवारों के चयन के पीछे कहीं ना कहीं ये देखिए, दल बदल जब होता है ना तो जो बड़े कद्दावर नेता होते हैं। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। तेजस्वी क्या कह रहे हैं, आपको एक बार जरा सुनवा दें। सभी हमारे नेता यहाँ उपस्थित हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि हमारे बगल में आप देख सकते हैं 4 लोग बैठे हैं
आप सब लोग परिचित होंगे और आज श्री संतोष कुमार कुशवाहा जी, पूर्व सांसद पूर्णिया जनता दल यूनाइटेड, श्री राहुल शर्मा जी, पूर्व विधायक घोसी जनता दल यूनाइटेड में हैं, और श्री अजय कुशवाहा जी, पूर्व प्रत्याशी लोजपा। शांति शांत रहो यार, शांत रहिए। फिर वही तो देखिए, ये न्यू ज्वाइनिंग हो रही है। जाहिर है अभी जो तस्वीरें हैं कुछ दिनों तक बिहार से इसी तरीके की होती हुई नजर आएगी। सर्वेश, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।